हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि आज बहुत सारे सपने, बहुत सारा जोश, बहुत सारा उत्साह लेके आप लोग आज क्लास में आए होंगे और ये प्रण लेके आए होंगे कि भाई साहब अब मैं रेगुलर क्लास करूंगा। जिस दिन ये एडवांस मैथ मेरी तरफ से खत्म होगा उस दिन आपकी तरफ से भी खत्म हो रहा होगा, ऐसा सोच के जो है वो आप लोग आज क्लास में आए होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सोच है कुछ लोगों की जो है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। धीरे धीरे क्लासेस जो है वो पेंडिंग होने लगती हैं। एक टाइम बाद ऐसा आता है कि यार जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब कर लेंगे। भाई यही रीजन है मैथ्स के इम्प्रूव ना होने का। मैथ्स में मतलब मैथ्स हम लोगों के कमजोर रहने का भी रीजन यही है। तो मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा वादा कराना चाहूंगा कि आप लोग ये वादा करिए मुझसे कि जब तक एडवांस मैथ खत्म नहीं हो जाता है हम डेली की क्लासेस डेली करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी डेली करेंगे। और जिस दिन आपकी तरफ से खत्म होगा उस दिन हमारी तरफ से भी एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा। जैसे लेके चलोगे वैसे लेके चलना, लेकिन हम लोगों को एडवांस मैथ आना चाहिए, ये मेरी तरफ से आप लोगों को प्रॉमिस चाहिए होगा। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि मेरे भाई अगर आप रेगुलर रहते हैं, कोई भी चीज मिस नहीं करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे भाई हम लोग जो है वो एडवांस मैथ को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और माता रानी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो, आपका भविष्य जो है वो चमक रहा हो और आप जो है वो भविष्य में नई नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं भाई एडवांस मैथ की आज की पहली क्लास मेरे भाई, जिसे हम लोग जो है वो मेंसुरेशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्त क्या? मेंसुरेशन होगा। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि एक ये सेपरेट प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी, एडवांस मैथ की सेपरेट प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी, अर्थमेटिक की अलग मिलेगी और एडवांस की मेरे भाई अलग प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मंडे टू सैटरडे ये वाली क्लास होगी। मंडे टू सैटरडे ये वाली क्लास होगी और कितनी देर की होगी वो आप लोगों को पता लग जाएगा। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं उतनी ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। 9 बजे से इस क्लास की टाइमिंग कर दी गई है, सुबह 9 बजे से हम लोग जो है इस क्लास से जुड़ रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि मेरे भाई नोट्स का आप लोगों के मन में जो है वो विशेष ख्याल होगा। एक प्रैक्टिस किस से करें, कहां से करें, एक वो और एक रिवीजन। मेरे भाई ये तीन चीजों का आपके मन में जो है वो क्वेश्चन होगा कि भाई साहब इन तीन चीजों का कैसे करें। वैसे तो मैं आपको जो है वो स्ट्रेटजी वीडियो में सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर दूं। नोट्स आप प्रॉपर बनाइए, जो चीज मैं बता रहा हूं वो प्रॉपर बनाइए, है ना। और उसी के साथ साथ जो है अगर आपने पहले कभी एडवांस मैथ पढ़ा हुआ है तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग जो है अगर कोई एक्स्ट्रा चीज बताता हूं तो उसी में ऐड कर लीजिए मेरे भाई और उसी पर बस प्रैक्टिस करिए। नोट्स बनाने की आपको अलग से जरूरत नहीं है। किन बच्चों को नहीं है? जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और उन्होंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, जो फ्रेशर हैं बिल्कुल वो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल फ्रेशर तरीके से नोट्स बनाएंगे। प्रैक्टिस कहां से करें? तो मैंने लास्ट क्लास में लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एडवांस मैथ की हम लोगों की एक शानदार जानदार बुक आती है, वहां से जो है वो आप लोग बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडवांस मैथ के नाम से ही है, एडवांस मैथ बाय राहुल तेवतिया। अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप फिर भी लीजिए, बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक बुक अपने आप में परफेक्ट है। हर एक बुक को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म की बुक हो। हर एक टीचर ने बड़ी मेहनत की है अपनी बुक पर। तो अगर आपके पास कोई सी भी बुक है तो फिर इस बुक को लेने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ठीक है, रिवीजन के लिए अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बुक है
तो मैं ये कहूंगा फिर मत लेना। लेकिन अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बुक नहीं है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये आपकी टेबल पर होनी चाहिए। फिर ये आपकी टेबल पर मेरे प्यारे दोस्त होनी चाहिए। जो चीज इसमें दी हुई है वो दी हुई है, उसे साथ के साथ रिकॉल करते चलिए। और कुछ चीजें अगर आपको लगती हैं कि ये एक्स्ट्रा है तो उसे आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जिस टॉपिक पे मैं चीजें कराऊं क्लास में, उस पर आप लोगों को अपनी तरफ से 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है घर जाके। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन मेरे भाई मेरी तरफ से आपको सीट मिलेगी, चाहे वो मेरे भाई 100 क्वेश्चन की हो, चाहे वो 150 क्वेश्चन की हो, तो मेरे भाई वो चैप्टर खत्म होने के बाद सीट मिलेगी। फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि अब शुरुआत करो। ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ चुकी हैं। एक बार थम्स अप करेंगे कि अब जो है वो शुरुआत कर सकते हैं हम। ये सारी बातें जो है हम लोगों के समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, मैंने कहा बेटा नाम मत लिखो किसकी बुक आपके पास है किसकी नहीं, मैंने कहा किसी भी प्लेटफॉर्म की बुक है। हर एक प्लेटफॉर्म की बुक शानदार बुक है। हर एक प्लेटफॉर्म के टीचर्स ने बड़े जी जान से उस बुक को डिजाइन किया है। ठीक है, तो किसी में कोई कमी नहीं है। आप कोई भी बुक आपके पास है, आपको अलग बुक खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है, जहां से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे दोस्त मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना मेरे प्यारे दोस्त जहां यहां से क्वेश्चन ना आता हो। चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं, चैप्टर बड़ा है क्योंकि 2 पार्ट हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, 2 भी नहीं 3 पार्ट पढ़ने हैं, पॉलीगन भी इसी का पार्ट है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लेगा, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग शानदार जानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है किसी भी फिगर की डायमेंशंस को लेकर बात करते हैं, एरिया को लेकर बात करते हैं, वॉल्यूम को लेकर बात करते हैं, सरफेस एरिया को लेकर बात करते हैं, पेरीमीटर को लेकर बात करते हैं। तो मैथ्स की उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर मेंसुरेशन की बात करूं तो मेरे भाई मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब मेंसुरेशन जो है वो 2 तरीके की पढ़नी है हम लोगों को। एक होती है मेरे भाई मेंसुरेशन 2D, क्षेत्रमिति 2D मेरे भाई, क्षेत्रमिति 2D हम लोगों को पढ़नी है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। द्विविमीय बोलते हैं इससे बचे। द्विविमीय का मतलब है जिसकी 2 विमाओं पर हमें बात करनी है। 2D मतलब 2 डायमेंशन जिसमें 2 विमाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक होता है मेरे भाई मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 3D जिसमें हम लोग 3 डायमेंशन इसे बोलते हैं, क्षेत्रमिति 3D इसे हम बोलते हैं। इसमें हम लोग 3 डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। और इन्हीं के बीच में एक हम लोगों को पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, पॉलीगन पढ़ना है। पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज हम लोगों को बोलते हैं। बहुभुज जो है हम लोग बोलते हैं मेरे भाई। ये मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है पर हम इसे बीच में पढ़ रहे होते हैं, दोनों के बीच में हम पॉलीगन को पढ़ेंगे मेरे भाई। बात को समझना बहुत प्यार से। किसी प्लेन के अंदर ऐसी सभी फिगर जिसमें केवल 2 विमाएं होती हैं, किसी प्लेन के अंदर, मान लीजिए ये एक प्लेन है, बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, और मैं कहूं इसके अंदर ऐसी कोई भी फिगर जिसके अंदर केवल 2 विमाएं हैं, 2 डायमेंशन हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के बारे में केवल बात होगी, इसकी ऊंचाई के बारे में बात नहीं होगी। ऐसी सभी फिगर को मेरे भाई हमें 2D के अंदर पढ़ना है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्त 3 डायमेंशन होती हैं, यानी कि लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ऐसी सभी फिगर को हमें 3D के अंदर पढ़ना है। क्या आप लोग मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं 2D और 3D का? बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, क्या आप लोग बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दे सकते हैं 2D और 3D का मेरे भाई? अगर मैं 2D की बात करूं तो मैंने बताया इसमें लेंथ होती है और इसमें केवल ब्रेथ होती है, हाइट इसमें होती नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर जिस फर्श पे आप लोग बैठे हुए हैं
उस फर्श की केवल लंबाई होगी, उस फर्श की केवल चौड़ाई होगी, तो उस फर्श को हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो फर्श है ये हमारा 2D का फर्श है। चाहे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, चाहे वो मेरे भाई आपका स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है किसी कमरे की, जब बात आ जाती है किसी कमरे की, तो कमरे की अपनी लंबाई भी होती है, कमरे की अपनी चौड़ाई भी होती है, कमरे की अपनी ऊंचाई भी होती है। तो इसे कहा जाता है मेरे भाई मेंसुरेशन। 3D के अंदर इसे रखा जाएगा। वो कमरा आपका क्यूबॉइड के रूप में भी हो सकता है, वो कमरा क्यूब के रूप में भी हो सकता है। अब ये क्यूब और क्यूबॉइड क्या होते हैं, बहुत आगे की बात है। बस अभी मैंने आपको इतना समझाया। ऐसी सभी फिगर जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती हैं, केवल 2 डायमेंशन होती हैं, केवल 2 विमाएं होती हैं, उसे मेंसुरेशन 2D बोला जाता है। ऐसी सभी फिगर्स जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, यानी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ऐसी सभी फिगर्स को हमें 3D के अंदर पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों से एग्जाम्पल या फिर हम मेंसुरेशन 2D के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उन सारी चीजों को लिखने जा रहा हूं। प्रॉपर नोट्स बनाना, उसी तरीके से जो है हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो ट्राइंगल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो ट्राइंगल से शुरुआत करेंगे, यानी कि हम लोग त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। हम लोग जो है वो त्रिभुज से शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहा जाता है चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है। अब चतुर्भुज कौन कौन से हम लोगों को पढ़ने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग बहुत पहले से जानते आए हैं कि हम लोग रेक्टेंगल को पढ़ते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसके बाद हम लोगों को स्क्वायर पढ़ना है। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसके बाद हम लोगों को पैरेललोग्राम पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम पढ़ना है। और पैरेललोग्राम को अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो समांतर चतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है। इसके बाद हम लोगों को रोहम्बस इसी में पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। रोहम्बस इसी में पढ़ना है, जिसे मेरे दोस्त समचतुर्भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे मेरे प्यारे दोस्त समचतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद इसी में हम लोगों को ट्रपेजियम पढ़ना है। ट्रपेजियम पढ़ना है मेरे भाई, जिसे हिंदी में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे समलंब चतुर्भुज इसे बोला जाता है। ये 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। ट्राइंगल से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर हम लोग जो है वो क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में इन पांचों टाइप के हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ने वाले हैं, जिसे रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है, रोहम्बस मतलब समचतुर्भुज होता है, ट्रपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज होता है। इस बात में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सर्किल पढ़ने वाले हैं। सर्किल को हम लोग वृत्त कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो उसी सर्किल के अंदर जो है वो हम लोग सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त को पढ़ने वाले हैं। उसी सर्किल के अंदर हम लोग सेक्टर को पढ़ने वाले हैं, आर्क की लेंथ को पढ़ने वाले हैं, तमाम तरीके की चीजें जो है उस सर्किल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये मेन टॉपिक होंगे। इसके अंदर जो है वो सब टॉपिक भी होंगे मेरे भाई। ठीक है। सर्किल के बाद जो है हम लोग हेक्सागन को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? हेक्सागन को पढ़ने वाले हैं। और जो छोटी मोटी चीजें होंगी उन्हें हम लोग मिसलेनियस के अंदर पढ़ेंगे। छोटी मोटी चीजें होंगी उन्हें हम लोग मिसलेनियस के अंदर पढ़ेंगे। ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने जो है ये पूरा 2D का चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया है। पॉलीगन अलग से पढ़ेंगे, मेंसुरेशन 3D अलग से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे वो तभी बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो अब यहां है कि भाई साहब मेंसुरेशन 2D में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे।
ट्राइंगल हम लोगों को पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, हम लोगों को पैरेललोग्राम पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है। इसके बाद सर्किल के सारे कार्यक्रमों को हमें देखना है, सर्किल के सारे पार्टों को देखना है, वो चाहे सेमी सर्किल हो, वो चाहे सेक्टर हो, वो चाहे कुछ भी हो, सर्किल से रिलेटेड हमें हर एक चीज को पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग हेक्सागन को पढ़ेंगे, यानी कि इसे कहा जाता है मेरे भाई षटभुज बोला जाता है। इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी है, इसे मेरे भाई षटभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? षटभुज बोला जाता है। और फिर हर एक वो बात जो हमें जाननी जरूरी है और हम लोग छोड़ दिए हैं, तो वो मेरे प्यारे दोस्त मिसलेनियस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आप लोगों के कमेंट आने लगे हैं जी, विषम बाहु त्रिभुज तो आपने लिखा ही नहीं है भैया, वो ट्राइंगल का पार्ट है गुड्डा मेरे। आप ऐसी छोटी छोटी हरकत करोगे फिर कैसे बात बनेगी? मेरे साथ एक और प्रण लेना होगा, हर एक उस छोटी हरकत को त्यागना होगा जो हमारे सिलेबस के बीच में रोड़ा बनेगी, हमारे सिलेबस के बीच में बाधा बनेगी, और हर एक उस बात को हमें छोड़ना होगा जो आपको मैथ सिखाने में बाधा बन रही होगी। ठीक है, तो ये फर्जी सवालों से आप लोग कमेंट बॉक्स को ना भरें, केवल इसमें जेन्युइन कमेंट करें। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा अगर जेन्युइन कमेंट होंगे, लेकिन अगर आपने फर्जी सवालों से इस कमेंट बॉक्स को भरा तो वो जेन्युइन सवाल भी आप लोगों के निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, अर्थमेटिक कब कराओगे? कभी नहीं। अर्थमेटिक कब कराओगे? कभी नहीं कराएंगे अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक हो चुका है पहले, है ना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो बिगुल स्टार्ट करते हैं, अपना बिगुल बजाते हैं मेरे भाई। अपनी एडवांस मैथ का पहला टॉपिक होता है ट्राइंगल। पहला टॉपिक होता है मेरे भाई ट्राइंगल होता है। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन इस बार ऐसा पढ़ लेना, इस बार ऐसा पढ़ लेना कि आपको जीवन में कभी एडवांस मैथ से कोई दिक्कत ना आए। उसमें टाइम लगेगा, मुझे आपका टाइम चाहिए होगा। क्या कोई मुझे बताएगा कि ट्राइंगल होता क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा कि ट्राइंगल होता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहोगे, तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, तीन साइड से मिलकर बनी कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसे हम लोग जो है वो ट्राइंगल कहते हैं। आपने कहा जी कैसे? मैंने कहा तीन साइड हैं, ये तीन साइड हैं, और इनसे मिलकर बनी कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई एबीसी आप लोगों का ट्राइंगल है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इस ट्राइंगल को पढ़ाने से पहले एक चीज छोटी सी और बेसिक जान लीजिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 2D के अंदर हमें जो है वो एरिया को पढ़ना है और पेरीमीटर को पढ़ना है। एरिया को पढ़ना है और पेरीमीटर को पढ़ना है। एरिया को हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई क्षेत्रफल बोला जाता है, और पेरीमीटर को हिंदी में कहा जाता है परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में कहा जाता है परिमाप। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, कोई एक फिगर आप लोगों के सामने दी हुई है। मान लीजिए ये मेरे सामने एक फिगर दी हुई है, वो हमसे ये पूछता है कि भाई साहब इसका एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, एरिया जो होता है ये बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है, इसे हम लोग इसका क्षेत्रफल कहते हैं। अगर इसका एरिया पूछा जाता है तो बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग एरिया कहते हैं। तो किसी भी फिगर की बाउंड्री के अंदर के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे अगर ये फर्श है, इस फर्श पे मैं खड़ा हूं तो जितने पार्ट पे मैं चल सकता हूं, ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका एरिया कहलाएगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से फिर पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही परिमाप कहते हैं। यानी ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है, इसे ही परिमाप कहते हैं। अपनी कॉपी में एक बात छाप देना कि किसी भी फिगर की बाउंड्री को ही क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जितना आप लोग समझ के करोगे चीजों को, उतना ही बेस्ट होती चली जाएंगी, और जितना आप लोग रटोगे चीजों को मेरे भाई, वो उतना ही ऐसा हो जाएगा कि थोड़े टाइम बाद उसे भूल जाओगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि बेसिकली एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। तो एरिया जस्ट बाउंड्री के अंदर के स्पेस को एरिया कहते हैं,
और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त पेरीमीटर जो होता है वो मेरे भाई बाउंड्री को बोलते हैं। बाउंड्री जो होती है वो पेरीमीटर होती है। क्या इन दोनों बातों में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इन दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भाई साहब ये ट्राइंगल का बवाल क्या है, तो आप लोगों ने ट्राइंगल की बेसिक डेफिनेशन बताई। बेसिक डेफिनेशन ये बताया आप लोगों ने कि कोई भी ऐसी फिगर जो तीन साइड से मिलकर बनी है और वो क्लोज्ड फिगर है यानी बंद आकृति है, तो ऐसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी फिगर को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। बातें समझ में आई? तो आपने कहा जी बातें तो समझ में आ गई। अब मेरा सवाल आपसे अगला यही था कि क्या वो आपको कभी भी तीन साइड देगा? एक्चुअल में ये ज्योमेट्री का पार्ट होता है, लेकिन जब ट्राइंगल हेडिंग डाली है तो बेसिक को थोड़ा सा जान लीजिए। मैंने आपसे कहा कि क्या अगर मैं आप लोगों को तीन साइड दे दूं तो क्या आप हमेशा उससे ट्राइंगल बना देंगे? अगर मैं आपको तीन साइड दे दूं तो क्या आप उससे हमेशा ट्राइंगल को बना देंगे? तो आप कहेंगे जी हमेशा ट्राइंगल बन पाएगा ऐसा तो हमें नहीं पता। तो मेरे भाई ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं ये ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन जब हमने ट्राइंगल हेडिंग डाल दिया है तो थोड़ा सा इसका बेसिक जान लीजिए कि अगर ट्राइंगल के बनने की कंडीशन आप लोगों से पूछी जाए, मान लीजिए उसने तीन साइड आप लोगों को दे दी कि ए बी और सी तीन साइड हैं, आप मुझे ये बताइए कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल के बनने की कंडीशन पता होनी चाहिए कि कोई सी भी दो साइड का सम जो है, मान लीजिए ए और बी का आपने सम किया, ये हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। आपने कहा जी मैं बी और सी का सम करता हूं, तो आपने कहा ये हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए। अगर आप ए और सी का सम करते हैं तो ये हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे दोस्त किसी भी ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है। ये तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने समेशन के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया डिफरेंस के केस में क्या होता है, तो आप कहेंगे कोई सी भी दो साइड का डिफरेंस जो है, कोई सी भी दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। कोई सी भी दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए मेरे भाई। तीसरी से छोटा होना चाहिए, ये तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो ये भी ट्राइंगल के बनने की कंडीशन होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग उन दी गई साइड से ट्राइंगल बना पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मेरे भाई दी गई साइड से हम लोग ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। आपने कहा जी ये बात जो आपने लिखी है थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटा ये मोड जो लगाए हुए हैं ये वैल्यू के लिए लगाए हुए हैं, हो सकता है बी वैल्यू बड़ी हो तो नेगेटिव आएगा, उसे बाहर जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैंने आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपसे कहा कि आपके सामने जो है मेरे प्यारे दोस्त एक ट्राइंगल, एक साइड दी हुई है, तीन साइड। आप मुझे बताइए क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगी? क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगी? तो आपने कहा जी दो साइड का सम करो। आपने इन दोनों साइड का सम किया, चार और दो छह हो गया। क्या वो पांच से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। आपने इन दोनों का सम किया, चार और पांच का सम किया, नौ आया। क्या वो दो से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अगर मैं दो और पांच का सम करता हूं, क्या वो चार से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। दो साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा है, तो ये वाली साइड जो है वो ट्राइंगल बना पाएंगी। ये वाली साइड जो है वो ट्राइंगल बना पाएंगी। तो ये जो साइड आप लोगों को दी हुई है ये आपकी ट्राइंगल बना पाएंगी। आप बताना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या ये वाली साइड जो है वो ट्राइंगल बना पाएंगी? फटाफट से बताइए बेटा, जो मैं पूछूं बस उसका जवाब साथ के साथ देते चलना। मैंने आपसे पूछा क्या ये वाली साइड जो है वो ट्राइंगल बना पाएंगी? बताइए क्या ये वाली साइड जो है, क्या ये वाली साइड ट्राइंगल बना पाएंगे? आपने कहा जब मैं इन दोनों साइड का समेशन करता हूं, इन दोनों साइड को जोड़ता हूं, तो वो तीसरी से बड़ा नहीं आता है, तीसरी के बराबर आता है। कंडीशन ये कहती है हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। तो ये वाली साइड कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी।
ये वाली साइड जो है वो मेरे प्यारे दोस्त कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। अगर मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने लिखा, यहाँ पे एक साइड लिख दी मेरे प्यारे भाई, कौन सी साइड लिख दी, ये बताइए, ये बताइए, क्या ये दी गई साइड आपका ट्रायंगल बना पाएंगे? तो आपने कहा जी देखो 8 और 5 13 है, 2 से बड़ा है, बिल्कुल। 5 और 2 7, 7 क्या 8 से बड़ा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये साइड मेरा ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। ट्रायंगल बनाने की कंडीशन ये होती है कि दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मेरे भाई ट्रायंगल बनेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे भाई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन पता चल गई, ट्रायंगल के बनने की कंडीशन पता चल गई। अब मेरे प्यारे साथी हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं यानी कि त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। त्रिभुज को हम लोग थोड़ा सा बांट देते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं कि मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, आपने कहा जी बिल्कुल है, बेटा इसे चला देना। ये आपका एक ट्रायंगल है, आपने कहा बिल्कुल है। अच्छा ये क्या है? ये इसके अंदर 3 साइड आपको दी हुई हैं। जितनी साइड होती है उतने ही कोण होते हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है, ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो दो चीजों के आधार पे किया गया है। कौन सी दो चीजों के आधार पे? सबसे पहले उन्होंने त्रिभुज को बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कि मेरे प्यारे भाई कौन के आधार पे, कौन के आधार पे त्रिभुज को बांटा था मेरे भाई, कौन के आधार पे, कौन के आधार पे उन्होंने त्रिभुज को बांटा था, कौन के आधार पर उन्होंने त्रिभुज का वर्गीकरण किया था। और दूसरा जो त्रिभुज को बांटा था वो किस आधार पे बांटा था? ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड मेरे भाई, यानी कि भुजा के आधार पे। किसके आधार पे? तो आप कहेंगे भुजा के आधार पर। त्रिभुज का वर्गीकरण किया था दो आधार पे। एक तो किया था कोण के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, एक किया था मेरे भाई भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। देखो एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा 15-20 मिनट की क्लास आपको ऐसी लगेगी कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन 15-20 मिनट बाद जो है आपका इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप लोग क्लास छोड़ के जाने के मूड में कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा मेरे भाई जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसे बने रहना है कि कोई बात नहीं, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं बना है वो चीज हमारे बहुत काम की है। ठीक है, समझिए। अगर मैं आपसे कहूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा। तो आपने कहा सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसे हम लोग जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बेटा बेसिक बताऊंगा, बाकी इसके बारे में डिटेल में जानना होगा ज्योमेट्री के अंदर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो कोण के आधार पे होता है वो होता है मेरे भाई समकोण त्रिभुज। इसके एरिया और इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इससे जो है वो क्वेश्चन भी बनते हैं, इसे बहुत डिटेल में हम लोगों को जानना होगा। तीसरा जो होता है वो मेरे भाई वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी, पढ़ रखी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आप लोग नहीं जानते होंगे जिन्हें हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी हम इनका केवल बेसिक जानेंगे कि भाई ये होते कौन से ट्रायंगल हैं। ऑब्ट्यूस एंगल
ट्राइंगल। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपके सामने कहा कि भाई साहब त्रिभुज का वर्गीकरण जो होता है, वो त्रिभुज का वर्गीकरण हमने दो तरीके से किया है। एक तो भुजा के आधार पे हमने बांटा है, एक हमने कोण के आधार पे बांटा है। ठीक है, प्लीज कोई सर से पूछो 7+12 तो 5 से बड़ा है। बेटा एक ही साइड थोड़ी ना देखनी है, एक ही साइड थोड़ी ना देखनी है, हमें तीनों देखना होगा। कोई सी भी दो साइड हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अब आपने यहां तो देख लिया था, डाउट नहीं रखना है, आपने यहां तो देख लिया था जी 12 और 7 19 5 से बड़ा है, लेकिन आप ये भी तो देखो 7 और 5 12 तो 12 से बड़ा नहीं है। तो अगर एक भी साइड हमारी छोटी रहेगी, दो साइड का सम बराबर या छोटा हो गया, तो वो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैंने इस त्रिभुज का वर्गीकरण किया कोण के आधार पे। कोण के आधार पे मतलब एक तो सबसे छोटा होता है न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? पॉलीगन में पढ़ेंगे हम लोग, बहुभुज में। यानी कि आप लोग ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये वाला कोण जो है वो 70 डिग्री का है, ये वाला कोण जो है वो 50 डिग्री का है, 70 और 50 120 हो जाएंगे, तो ये वाला कोण आप निकाल पाएंगे 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्राइंगल को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग न्यून कोण ट्राइंगल कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल आप लोगों ने बनाया और आप लोगों ने कहा जी भैया जी ये वाला एंगल जो है वो 110 का है, बहुत बढ़िया, ये वाला एंगल जो है वो 30 का है, बहुत बढ़िया, 110 और 30 140, ये वाला एंगल जो है वो 40 का है। ये कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा जी? ये कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा? तो जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा आ जाता है, 90 डिग्री से बड़ा आ जाता है, तो उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है, उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अगर न्यून कोण कहा जाए तो सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, और अगर अधिक कोण बोला जाए तो एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते मेरे भाई, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अगर 180 होगा और दो कोण 90 डिग्री से बड़े हो गए तो वो कहां, वो तो 180 से ज्यादा हो जाएंगे तीनों कोणों का योग। तो आप कहेंगे किसी भी ट्राइंगल के अंदर केवल एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, और अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। 90 से छोटे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 90 से एक कोण बड़ा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल क्या बचा? राइट एंगल ट्राइंगल वो बचा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, और मैंने आप लोगों से बस ये कहा, मैंने आप लोगों से बस ये कहा मेरे प्यारे भाई कि ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो आप कह देंगे जी ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक ट्रिपलेट की सीट दूंगा पूरी, वहां से जो है वो आप ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा यूज होता है आगे, ट्रिपलेट होते क्या है वो ही वहां बताऊंगा। बस अभी केवल आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस को जानना है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत बेसिक पार्ट था। ठीक है मेरे भाई, भुजा के आधार पे क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि भुजा के आधार पे त्रिभुज को कितने पार्टों में बांटना है? कोई भी बताएगा क्या? बेटा डिफरेंस से सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे भाई समेशन से भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सारी कंडीशन मेरे भाई फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, बताइए, क्या मुझे बता सकते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं?
सवाल नहीं करूंगा। और भाई जिनको सवाल करने हैं वो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। ऐसे ही आप लोग ना चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। केवल आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, मुझे मेरे मन में है ही नहीं कि मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूं या मैं पेड कंटेंट दे रहा हूं। भाई सब सारा चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन ये खत्म हो उस दिन आपके दिमाग से आपके आवाज आनी चाहिए, आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए कि हम लोगों का एडवांस अब मैथ्स अब वीक नहीं रहा है। त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ साइड, त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं मेरे भाई। सबसे पहला होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्केलन ट्राइंगल हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें आज हम लोग पढ़ने भी वाले हैं, पूरी डिटेल आज हम लोग जानने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज की। दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है मेरे भाई, जिसे हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हिंदी में बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है मेरे प्यारे भाई, जिसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उसे समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे उसे समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ये तीन टाइप के ट्राइंगल हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोगों को स्केलन ट्राइंगल जानना है, जिसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे मेरे भाई समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कोई भी ट्राइंगल स्केलन होगा या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो बात हम लोग बाद में करेंगे, वो जस्ट एक ज्योमेट्री का पार्ट है। लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिपलेट देख के आप कैसे पहचान कर सकते हैं, वो हम तब बात करेंगे जब हम राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ेंगे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ एक भी वर्ड ऐसा हो जो आपके समझ में ना आया हो, वो मुझे बता दीजिए। बस मैं अब इनकी तरफ धीरे धीरे चलने वाला हूं। ये तीनों ट्राइंगल हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। ये जो पार्ट था जो इससे पहले मैंने आपको कराया है, इसे हम लोग एक बार ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्री में केवल रिकॉल करेंगे। ये एक्चुअल में ज्योमेट्री का पार्ट था, लेकिन ट्राइंगल हम लोगों ने हेडिंग डाली है, तो ट्राइंगल बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि ये होता है ट्राइंगल। हम इसके अंदर केवल राइट एंगल ट्राइंगल को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े मेरे भाई। बहुत शानदार भाई, तो हेडिंग बना लो अपनी कॉपी में। अच्छा, जब हम लोग ना छोटे थे, जब हम लोग 7th 8th में थे, तो जब नई कॉपी आती थी तो हम उसमें पहला पेज छोड़ के जो है वो जब लिखते थे ना मेरे भाई, बहुत सजा सजा के चीजों को लिखते थे, बहुत सजा सजा के, बहुत धीरे धीरे। राइटिंग मतलब ऐसी मान लीजिए, अगर आपको किसी की राइटिंग की पहचान करनी है तो कभी भी उसका पहला पेज मत देखो। राइटिंग के लिए उसका देखो बिल्कुल अंतिम की तरफ चलो, और अंतिम की तरफ जाके देखो कि भाई साहब एक्चुअल में उसकी राइटिंग ऐसी है। पहला पेज हर किसी ने सजाया है, चाहे वो मैं हूं या आप हो। उसके बाद धीरे 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 जो है वो राइटिंग अपना असली रूप ले लेती है, जो हमारी एक्चुअल राइटिंग होती है है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शुरुआत से उसी स्टाइल में लास्ट तक आपको करते चलना है। आप मैच्योर हैं, और यही कॉपी आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी, यही कॉपी एडवांस में आपको कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात को समझिए। स्केलन ट्राइंगल विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे, और यहीं से हमारे फॉर्मूले शुरू होंगे। विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे, और यहीं से हमारे फॉर्मूले शुरू होंगे। प्यारे दोस्त, बस एक बात जान लेना कि फॉर्मूले लिखने के बाद उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना, और फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। अगर फॉर्मूले आप लोगों के टिप्सों पे हैं, फॉर्मूले आप लोगों के दिमाग में हैं, तो ऐसी कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है जो मेंसुरेशन का आप लोगों से ना बने। ठीक है मेरे भाई, तो वादा कर रहे हो ना, फॉर्मूले याद करोगे साथ के साथ। और फॉर्मूले रटने नहीं है, कॉपी लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, किसी कमरे के अंदर भगे हुए घूम रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ, ऐसे नहीं करना है। आपको जिस फॉर्मूले को ये देखना है कि इस फॉर्मूले को मुझे याद करना है,
उस पर बेस्ड 5 से 6 क्वेश्चन लगा लीजिए। शुरू के 2 क्वेश्चन में फॉर्मूला देखोगे, मैं वादा करता हूं अगले 4 क्वेश्चन में आप उस फॉर्मूले को देखोगे नहीं, और वो फॉर्मूला जो है वो हमेशा के लिए आपको दिमाग में सेट बैठ जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूले को रटना चालू कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त फिर वो दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, देखिए, विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड जो है वो अलग अलग होती हैं, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, विषम माने डिफरेंट, जिसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट होती है, तीनों साइड अलग अलग होती हैं। उस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मैंने मान लिया ये वाली साइड ए दी गई है, ये वाली साइड बी दी गई है और ये वाली साइड सी दी गई है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर कोई पूछे आपसे स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, तो आप कहेंगे जी स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट होती हैं। दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके सारे के सारे फॉर्मूले मतलब इसी से ड्राइव होते हैं। अगर आपको स्केलन ट्राइंगल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसी के फॉर्मूलों से आप लोग दुनिया के किसी भी ट्राइंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सा विशेष ध्यान आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड डिफरेंट होती है उसे हम लोग स्केलन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके अंदर तमाम चीजें पूछी जाती हैं, जैसे एरिया पूछा जाएगा, जैसे पेरीमीटर पूछा जाएगा, जैसे मेरे भाई इन रेडियस पूछी जाएगी, इन सर्किल की रेडियस यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी, इसके अंदर वृत्त जो बना है उसकी त्रिज्या पूछी जाएगी, और जैसे इसके बाहर कोई वृत्त बना है उसकी त्रिज्या पूछी जाएगी, जिसे परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। सारी चीजें मैं समझाऊंगा, बस एक बार थोड़ा सा अपना गोल देखिएगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जब एरिया की बात आती है तो एरिया वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है तीनों साइड आप लोगों को दे दे, हो सकता है ये दोनों साइड दे दे, इनके बीच का एंगल आप लोगों को दे दे, हो सकता है ये वाली साइड दे दे, इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर दे दे। मतलब वो एरिया आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना होगा। मैं फिर से आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं कि जितना चीजों को समझोगे उतना चीजें दिमाग में बैठेंगी, जहां चीजों को रटोगे वहां ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, वहां ऐसा हो जाएगा कि भाई साहब क्या क्या हो गया, सारा होच पोच हो गया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हम लोग जो है वो स्केलन ट्राइंगल हमने हेडिंग डाला। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आपको ये 3 साइड दी गई हैं, फिर से सुनना मेरी बातों को, मैं जो बोलने जा रहा हूं मैं बहुत बेसिक चीजें आप लोगों की क्लियर कर रहा हूं। अगर ये तीनों साइड आप लोगों को दी गई हैं तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों साइड दी होने के बावजूद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है मेरे भाई? हीरोन्स फॉर्मूला आपने 10th में देखा होगा। यहां भी मेरे भाई किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने का तरीका यही होने वाला है, और इसी फॉर्मूले से दूसरे ट्राइंगल के फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। तो सबसे पहले आपको हीरोन्स फॉर्मूला पे कमांड होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा कब। हीरोन्स फॉर्मूला तब लगेगा जब 3 साइड आप लोगों को दी गई है। अगर साइड दे दी 1 और हाइट दे दी, फिर हीरोन्स फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे पुलिस आ गई, पुलिस ये कमेंट कर रहा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कब लगेगा, थोड़ी देर बाद लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको 3 साइड दी गई हैं तो आपके दिमाग में डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको एक साइड दी है, उसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर दिया है, तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको 2 साइड देके उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों से अलग एक तीसरा फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। यही तो आप लोगों को देखना है कि क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। आप एकदम हीरोज फॉर्मूला की तरफ चल देते हैं, कुछ भी दिया हो आप चल देंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी, इस वाले फॉर्मूले की तरफ चल देंगे। नहीं जाना, पहले इनका इंप्लीमेंटेशन जानिए कि इनका इंप्लीमेंटेशन करना कब है, इस वाले फॉर्मूलों को लगाना कब है। तो इस वाले फॉर्मूले को तब लगाना है बच्चे
इस वाले फॉर्मूले को तब लगाना है जब तीन साइड आप लोगों को दी हो। ये पहली साइड आप लोगों को दी गई है, ये दूसरी साइड आप लोगों को दी गई है और ये तीसरी साइड आप लोगों को दी गई है। तीनों साइड कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, तो हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है? एस को इंग्लिश में कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। एस को इंग्लिश में कहा जाता है सेमी पेरीमीटर और हिंदी में कहा जाता है अर्ध परिमाप। यानी जब भी आपको वो तीन साइड देगा, आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है जी? एस कैसे निकलता है जी? आप कहेंगे तीनों साइडों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। एस को कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले तीन साइड अगर आप लोगों को दी गई हैं तो आप तीनों साइड को जोड़ के आधा कर दीजिए। ये आपके सामने अर्ध परिमाप आ चुका है, यानी ये परिमाप का आधा आपके सामने आ चुका है। जब आप इसको निकाल लें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया को बेसिकली हम लोग इस डेल्टा से डिनोट करते हैं। यह है किसी भी ट्राइंगल का एरिया का डिनोट इससे करते हैं, ठीक है। एरिया को डिनोट करने का साइन है बच्चे ये। जब भी आपको एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जो एस आपने निकाला है उसे लिखिए, एस में से पहली साइड को घटाइए, एस में से दूसरी साइड को घटाइए, एस में से तीसरी साइड को घटाइए। यही होता है मेरे प्यारे दोस्त एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। बस यहीं पे हीरोज फॉर्मूला आपका खत्म हो जाता है। अब जब मैं आपको दो क्वेश्चन समझाऊंगा, देखो मैं समझा रहा हूं हीरोज फॉर्मूला। कमेंट आ रहे हैं जी छोटा आर और बड़ा आर क्या है? भाई भाड़ में जाने दो ना छोटे आर बड़े आर को, छोटे आर बड़े आर को भाड़ में जाने दो। मुझे नहीं पढ़ना छोटा आर बड़ा आर। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी बाद में देखूंगा मैं छोटे आर और बड़े आर को। मैं अभी एरिया पर बात कर रहा हूं, तो भाई साहब एरिया पर ही बात करो आप लोग भी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपको तीन साइड दी गई हो तो आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा होता है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग जोड़ दिया और उसको आधा कर दिया, निकल गया। जैसे ही आपने एस निकाला तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई? आपने कहा जी चीजें क्लियर हो गई। क्या एक दो क्वेश्चन करा सकते हो? एक दो नहीं, तमाम क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो बस। बात समझ में आई? भाई साहब ये अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन बताया किसका? हीरोन्स फॉर्मूला का। आपने कहा जी बात को सुनो ध्यान से, अगर मुझे तीनों साइड नहीं दी गई है, मुझे एक साइड दी गई है और एक मुझे हाइट दी गई है, तो कैसे निकालूंगा? सुनो ना थोड़ा सा ध्यान से। दूसरा केस आपने मेरे सामने क्या रख दिया मेरे भाई? दूसरा केस आपने मेरे सामने ये रख दिया कि भैया जी एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा ये वाली साइड जो है आप लोगों को दी गई है, इस वाली साइड को हम कुछ मान लेते हैं, ये वाली साइड जो है वो आपको दी गई है एक्स मान लेते हैं, कोई भी एक्स मान लेते हैं। आपसे कहा गया कि इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर या लंब आप लोगों को दिया गया है, इसको हम डी मान लेते हैं। ये जो दिया गया है ये वाई हम लोगों को दिया गया है। भाई साहब अगर तीनों साइड दी गई है तो क्या लगाएंगे? मेरे साथ बोलेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला लगाते कैसे हैं? एस निकालते हैं। कैसे? तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट कर देते हैं। हीरोन्स फॉर्मूले का काम खत्म, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल चुका है। दूसरा केस ये बनता है कि कभी भी आपको कोई ट्राइंगल दिया हुआ हो और केवल एक साइड दी गई हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा ट्राइंगल है, कोई सा भी, दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल आपके सामने है, अगर उसकी एक साइड आपको दी गई है और उसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर आप लोगों को दिया गया है, तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? भाई इनसे बोल का ना थोड़ा कम। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। हाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। प्यारे दोस्त, आज के बाद कभी भी ऐसा कोई ट्राइंगल आप लोगों को दिखे,
ऐसा कोई ट्राइंगल आप लोगों को दिखे जिसमें एक आधार दिया हो, यानी एक भुजा आप लोगों को दी गई हो और उसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर आप लोगों को दिया हो, तो उसका एरिया निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो क्या दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए? यहां से भी क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। ठीक है, यहां से भी क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। लेकिन फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन अलग अलग केस में होगा। ये तब लगेगा जब तीनों साइड दी गई हैं, ये तब लगेगा जब एक साइड दी है उसी पर परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर दिया है तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आधार क्या माना है आपने? आधार आप इसको लेते हो, एक्स को लेते हो, तो इसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा ये वाई का काम करेगा। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला जो है वो ये हो जाएगा। बीच बीच में एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या ये बात समझ? यदि हाइट ना दिया हो तब और क्या देगा? बस एक साइड। अबे मेरे भाई मलूक, कुछ ना कुछ तो देगा। वो कुछ भी ना दे, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा जी वो एक भी साइड ना दे, कुछ भी ना दे, कह दे कि एक ट्राइंगल है, बताओ इसका एरिया। कैसे निकालूंगा? कुछ भी पूछ रहे हो, अपनी तरफ से ही क्वेश्चन बना रहे हो हैं? थोड़ा सा तुक वाले क्वेश्चन तो पूछो मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कहा जी ये दोनों बातें हम लोगों के समझ में आ गई हैं। क्या वो किसी और तरीके से भी एरिया पूछ सकता है? मैंने कहा हां, एक और तरीके से वो एरिया पूछ सकता है। कौन से तरीके से जी? देखो ध्यान से, तीसरा केस मैं बता रहा हूं, तीसरा केस बता रहा हूं। वो कहेगा एक ट्राइंगल आप लोगों के सामने है, वो कहेगा एक ट्राइंगल आप लोगों के सामने है। मैंने कहा कौन सा ट्राइंगल? उसने कहा एबीसी एक ट्राइंगल आप लोगों के सामने है। उसने मेरे भाई ये वाली साइड जो है वो एक्स दे दी। उसने कहा ए बी जो है वो एक्स है, उसने कहा ए सी जो है वो वाई है, और उसने इन दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा दे दिया। उसने कहा बताना भी एरिया। बहुत एरिया बताने वाले बन रहे हो, बहुत एरिया बताने वाले बन रहे हो। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, दो केसेस आपने पढ़ लिए, ये तीसरा केस बताना, इसमें कैसे एरिया निकालोगे? इसमें कैसे एरिया निकालोगे? तो बेटा जब भी दो साइड आप लोगों को दी गई हो और उनके बीच का एंगल आप लोगों को दिया गया हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है? तो आप लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोग कहने वाले हैं 1/2 जो दो साइड दी हुई है उनकी गुणा करके उनके बीच के एंगल को साइन के साथ ले देना। लिख दीजिए मेरे भाई ये फॉर्मूला। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज के बाद आपसे कभी एरिया पूछेगा तो इन तीन फॉर्मूलों से ही रिलेटेड एरिया पूछेगा। मैं अब इंप्लीमेंटेशन इनका बता रहा हूं, एक बार रिकॉल कर रहा हूं, बस आप अपनी गर्दन हिला देना कि हां जी यही बात है जो हमारे दिमाग में सेट बैठ चुकी है। हमने सबसे पहले बेटा पूरक और संपूरक बाद की बात है यार, क्यों अलग अलग लेके जा रहे हो मुझे? पूरक संपूरक अलग है भाई। पूरक जिनके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, दो एंगल्स का, जिनके एंगल्स का सम 180 होता है वो संपूरक होते हैं। सुनिए मेरी बात को, मुद्दे की बात सुनिए भाई साहब। मैं मुद्दे की बात क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका पहला केस होता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। तीनों साइड डिफरेंट। एक सेकंड का टाइम देना। चलिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैंने बताया कि तीन तरीके से वो एरिया पूछ सकता है। बेटा प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, थ्योरी ज्यादा है इसमें, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, थ्योरी ज्यादा है। सबसे पहले वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ सकता है। अगर उसने तीनों साइड दी हुई हैं तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना। अगर उसने मेरे भाई एक साइड दी है उसी पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर दिया है तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देना।
अगर आपको दो साइड दी है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो 1/2 उन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ उस एंगल को ले देना। प्यारे दोस्त, आप किसी भी एरिया को निकाल पाओगे। एरिया का हम लोग जो है वो कार्यक्रम खत्म कर चुके हैं। एरिया से अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है कि भाई साहब, अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने कोई स्केलन ट्राइंगल दिया हुआ है या कोई से भी टाइप का ट्राइंगल दिया हुआ है, तो आप पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे। तो दूसरा टॉपिक हम लोगों का होता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग परिमाप कहते हैं। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई साहब, अर्ध परिमाप जब वैसे निकालते हैं तो परिमाप मतलब अर्ध परिमाप का दुगना, यही तो होगा। अगर कभी भी आप लोगों से पेरीमीटर पूछा जाता है तो मेरे भाई, पेरीमीटर के लिए मुझे बाउंड्री मेरे पास होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपके सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। ये वाली साइड जो है वो ए दी गई है, ये वाली साइड बी दी गई है और ये वाली साइड सी दी गई है, और मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा हूं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए केवल आपको तीनों साइड को जोड़ना होगा। बेसिकली पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री होती है, और बाउंड्री को जोड़ देंगे तो यही आपके सामने पेरीमीटर आ जाएगा। किसी भी फिगर की अगर बाउंड्री को आप लोग जोड़ देते हैं तो वही उसका पेरीमीटर होता है। ये आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। तो आपका पेरीमीटर भी क्लियर हो चुका है, यानी आप एरिया भी निकाल चुके हो स्केलन ट्राइंगल का, आप पेरीमीटर भी निकाल चुके हो। अब बात आती है इन दोनों चीजों की। इन दोनों बातों को थोड़ा सा डिटेल में समझना। इन पर बेस्ड क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं और एसएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक रहा ही है मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। अभी ये स्केलन ट्राइंगल ही चल रहा है मेरे भाई। मैं स्केलन ट्राइंगल के बाद आगे की थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं स्केलन ट्राइंगल के बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। मैंने आपसे कहा ये आपके सामने एक ट्राइंगल है। एबीसी जो है वो एक ट्राइंगल आपके सामने दिया हुआ है। मैंने इसके अंदर एक व्रत बना दिया। हैं जी, ये क्या बात हुई? कौन सा व्रत बना दिया? ये वाला व्रत। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस व्रत से रिलेटेड सारे कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूं। वाह जी वाह। चलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा खींच देते हैं। ओहो, ये गलत जगह से खींच रहा है क्या? थोड़ा सा ऐसे खिंच जाए ना, बात ही बन जाए भाई साहब, सोने पे सुहागा हो जाए। मैंने आप लोगों से ये कहा कि एबीसी आप लोगों का एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो मैंने एक वृत्त बना दिया है, एक मैंने सर्किल बना दिया है, और मैंने गलती से आपसे इस सर्किल की रेडियस पूछ ली। मैंने इस गलती से आप लोगों से इस सर्किल की रेडियस पूछ ली मेरे भाई। इस रेडियस को ही अंतःवृत्त की त्रिज्या कहा जाता है, इन सर्किल की रेडियस कहा जाता है। गलती से मैंने इस अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ली तो मेरे भाई, एरिया को जब आप अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देते हैं तो आपके सामने जो है वो अंदर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। ये क्या है? डेल्टा। ये डेल्टा जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है, यानी किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है। जिस ट्राइंगल के अंदर बने वृत्त की रेडियस आपसे पूछी जा रही है, उस ट्राइंगल के एरिया को उस ट्राइंगल के अर्ध परिमाप से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने छोटा आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यही एक बात पूछ लेता हूं, एक और बात आपसे, अंतिम बात पूछ रहा हूं स्केलन ट्राइंगल के अंदर मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कहा बेटा जी ये आपके सामने एबीसी एक ट्राइंगल है, छोटा बनाओ थोड़ा सा। मैं बाहर बने वृत्त का रेडियस बताइए, तो कैसे बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त? आप कैसे बताने वाले हैं? आप मेरे प्यारे दोस्त ऐसे बताने वाले हैं। एक ऐसा वृत्त जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है, तीनों शीर्ष से होकर जाता है। ट्राइंगल का पहला शीर्ष ये रहा, ट्राइंगल का दूसरा शीर्ष ये रहा, ट्राइंगल का तीसरा शीर्ष ये रहा। एक ऐसा वृत्त जो ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होकर जाता है उसे परिवृत्त बोला जाता है, उसे सरकम सर्किल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक बार मेरे साथ बोलिएगा। ऐसा वृत्त
ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाता है उसे हम लोग सर्कम सर्किल कहते हैं, उसे हम लोग परिवृत्त कहते हैं। और जब भी वो आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो मेरे भाई तीनों साइड की गुणा को 4 डेल्टा से डिवाइड कर देना। ये परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। मैं इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना कि सारी थ्योरी एकदम निपटा दूंगा, अपना खाना पूर्ति कर दूंगा, नहीं। इन सारे फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन अभी आपको सिखाऊंगा। और जब आप उन फॉर्मूले को कर लोगे ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा कि भाई साहब अब हमसे चीजें होने लगी हैं, अब हमारे दिमाग में चीजें बैठने लगी हैं। मेरे भाई अगर तीनों साइड आपको दी गई हैं, ये ए दी गई है, ये बी दी गई है और ये सी दी गई है, और आपसे बाहर बने वृत्त की रेडियस पूछ ली जाती है, तो इन तीनों साइड की मल्टीप्लाई करके इसके एरिया के 4 गुने से डिवाइड कर देना। ये जो दिख रहा है ना झंडू बाम सा, ये एरिया है बच्चे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये जो डेल्टा बना हुआ आप लोगों को दिख रहा है, डेल्टा बेसिकली हम लोग एरिया को कहते हैं। डेल्टा बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं? एरिया को कहते हैं। तो आज के बाद अगर कभी भी आपसे बाहर बने वृत्त की रेडियस पूछी जाती है तो उसे कैसे निकालेंगे? कैपिटल आर निकालने का तरीका एबीसी अपॉन 4 डेल्टा होता है। यहां पे बहुत सारी चीजें आप लोगों की खत्म होती हैं। अगर स्केलन ट्राइंगल में कुछ बचा हुआ है तो वो किसी दूसरे से कनेक्टेड है। जब दूसरी किसी चीज को पढ़ लेंगे उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे। अभी के लिए समझिएगा मेरे भाई कि ट्राइंगल, वो भी स्केलन ट्राइंगल जो है वो हम पढ़ चुके हैं। सवाल की तरफ आपको लेके चलूंगा। मैंने कुछ फॉर्मूले कराए हैं, 1 मिनट में मैं उन्हें रिकॉल कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सवाल की तरफ लेके चलता हूं। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल? जब 3 साइड दी हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए हीरोज फॉर्मूला। क्या होता है? तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, एस निकल जाएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक, दिमाग में सेट बैठ चुका है। मैंने कहा अगर एक साइड दी गई है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, हाइट आपको दी गई है, तो बताइए एरिया कैसे निकालेंगे? आपने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। मैंने कहा अगर 2 साइड दी गई हैं, उनके बीच का एंगल आप लोगों को दिया गया है और मैंने आपसे एरिया पूछ लिया, तो आप कहेंगे 1/2 उन दोनों साइड की गुणा कर दो, उस एंगल को साइन के साथ ले दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा ट्राइंगल के एरिया को, उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल के एरिया को अगर सेमी पेरीमीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास जो है अंदर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। अगर बाहर बने वृत्त की रेडियस आपसे पूछी जाती है तो हम तीनों साइड की गुणा को मेरे भाई एरिया के 4 गुणे से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने बाहर बने वृत्त की रेडियस आ जाएगी। बातें क्लियर हुई? क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आपके थम्स अप की जरूरत होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने खुलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने खुलने वाला है। खुल जा सिम सिम, पहला क्वेश्चन आपके सामने खुलने वाला है। आप थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी थम्स अप की जरूरत होगी। भाई आप सच में बहुत मोटे मोटे होते जा रहे हो। पहली बात तो ये आपको लगता है, दूसरी बात ये है कि गलत लगता है ना? नहीं है ऐसा, आपको गलत लगता है, ठीक है। खैर छोड़िए उन सारी बातों में क्या रखा है। मैं इतना भी मोटा हो जाऊंगा, इतना भी मोटा, फिर मुझे बस थोड़ी सी परेशानी ये रहेगी कि बोर्ड के सामने से बार बार हटना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये पेट इतना बढ़ गया, तो चौड़ाई बढ़ गई पेट की, तो मेरे भाई फिर मुझे बोर्ड के सामने से बार बार हटना पड़ेगा। बस दिक्कत ये आएगी, बाकी पढ़ाऊंगा मैं जब भी आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं स्केल एंड ट्राइंगल का। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, देख रहे हो, देख रहे हो बच्चे? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, 3 भुजाएं दी गई हैं, एरिया पूछा है। क्या दिमाग में आ रहा है? क्या दिमाग में आ रहा है? हीरोज फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं भाई? तीनों को जोड़ के आधा कर दो, ऐसे निकल जाएगा। 9 और 8 17 7 24 का आधा कर दिया बच्चे, तीनों को जोड़ा 24 आया, 24 का आधा कर दिया 12 आ जाएगा।
अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट मुझे बताते चले जाओ मन ही मन में। एस की वैल्यू 12 है। एस में से पहली भुजा घटाओ, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा। एस में से दूसरी भुजा घटाओ, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। एस में से तीसरी भुजा घटाओ, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ लो भाई तोड़ लो। 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3। 5 भी नहीं टूटेगा, 3 भी नहीं टूटेगा, 4 को भी मत तोड़िए मेरे भाई। 2 4 का वर्गमूल क्या होता है, 1 4 होता है। 2 3 का वर्गमूल क्या होता है, 1 3 होता है। भाई साहब का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर ही रहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 रूट 5 हो जाएगा। 12 रूट 5 हो जाएगा, निकाल दिया एरिया। कितने बच्चों ने ऐसा किया है, पहले इन सब की गुणा करी है फिर उसका वर्गमूल निकालना है? नहीं निकालना, मूर्खता किसी भी पॉइंट पे नहीं करनी है हमको। पहले हमने इनकी गुणा करी फिर इन्हें दोबारा से तोड़ा, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अगर ये आपके सामने लिखा हुआ है तो पहले ही इसे तोड़ के लिख लो। और जब आपने तोड़ के लिख दिया बच्चे, जब आपने तोड़ के लिख दिया इसको, तो जो जोड़ा है, जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर ले दो मेरे भाई। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसे अंदर ही रहने दो। वर्गमूल के बाहर वही चीजें आती हैं जिनके पेयर बन रहे होते हैं, जिनके जोड़े बन रहे होते हैं मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। दूसरा क्वेश्चन निकालिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? पहली बात, इसमें लिखा नहीं है विषम बाहु है। वाह वाह मेरे गरीब दोस्त वाह। मुझे बताना कि ये तीनों साइड डिफरेंट नहीं है। अगर तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो स्केलन की परिभाषा क्या है? वो लिख के देगा आपको कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। दोस्त क्या कर रहे थे जब से? अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो या तो वो विषम बाहु त्रिभुज होगा या वो समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि मैंने अभी समकोण नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए मान के चलिए ये विषम बाहु ही त्रिभुज है। मतलब कमियां ढूंढते हो कि किसी भी पॉइंट पे कमी मिले और एकदम उन कमियों को उछाल दे, ढक ये ले पकड़ थाम। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, 3 साइड दी गई हैं और एरिया पूछा है। सबसे पहले एस निकालिए, तीनों को जोड़िए। 21 और 15 36 होता है, 36 और 12 48 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? एस जो निकल के आ चुका है वो 24 निकल के आ चुका है। एरिया निकालने का तरीका क्या है, एस यानी 24। एस में से पहली भुजा घटाइए, 24 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। 24 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। और 24 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जस्ट इसको तोड़ लिया, 24 को तोड़ा, 12 गुणा 2 में तोड़ दिया। ये 12 पहले से मौजूद है और 9 पहले से मौजूद है, 3 ऐसे ही रहने दिया। 2 12 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यहां आप लोग देखेंगे बच्चे, 9 तिया 18, 9 तिया 70, नहीं देखिए ऐसे देखिए, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है और 3 दूनी 6 ये अंदर रह जाएगा क्योंकि इनका जोड़ा बना नहीं है। देखिए 2 12 का वर्गमूल 1 12 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ना 2 का वर्ग जोड़ा बना ना 3 का जोड़ा बना, यानी ये 6 अंदर रह जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 36 रूट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां एक स्टेप और बढ़ा दिया है, परेशान बिल्कुल मत होना। यहां एक स्टेप और बढ़ा दिया है, परेशान बिल्कुल मत होना। बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार समझो और फिर मैं बताता हूं मेरे भाई कैसे करना है। हर एक जैसे 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अगर एक क्वेश्चन मुझे समझाना भी पड़ा तो चौथा क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए, एक त्रिभुज का परिमाप, परिमाप हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1 सेकंड के लिए नेट गया था, 1 सेकंड के लिए नेट गया था, उसके लिए परेशान मत होइएगा। एकदम से अब नेट आ चुका है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, परिमाप दिया है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया गया है। मेरे हिसाब से तीनों भुजाओं का योग क्या है, एक तरफ वो तीनों भुजाओं का रेशो दे रहा है, एक तरफ वो तीनों भुजाओं का योग दे रहा है। तो मैंने इसको जोड़ा, 7 और 6 13 और 5 18, मेरे हिसाब से योग 18 बैठ रहा है। उसने कितना दिया है, उसने मेरे भाई 54 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 हो चुकी है तो 5 पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी।
अगर 1 बराबर 3 तो 6 बराबर 18 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 3 तो 7 बराबर 21 हो जाएगा। क्या तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं? अगर तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं तो एरिया निकालने में परेशानी क्या है? हीरोज फॉर्मूला लगा दो ना, बस छोटा सा ही तो काम करना है। 21 और 18 39 होता है, 39 और 5 44 और 10 54 का आधा कर देंगे मेरे भाई। 54 का आधा करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। वाह जी वाह। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस। एस कितना है? 27 है। एस में से पहली भुजा घटाइए, 27 में से 15 जाएगा 12 बचेगा, 27 में से 18 जाएगा 9 बचेगा, और 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं इस 27 को क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 3 लिख सकता हूं। मैं इस 12 को क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 3 लिख सकता हूं। मैं इस 9 को ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, 6 को ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। अब आप एक चीज समझिए ना, इन दो 9 का वर्गमूल एक 9 आ जाएगा, इन दो 3 का वर्गमूल एक 3 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। भाई साहब का जोड़ा बना नहीं है, ये भाई साहब अंदर ही रहेंगे, ये भाई साहब अंदर ही रहेंगे मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 दूनी 54√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54√6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 54√6 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई परेशानी है? तो आपने कहा कोई परेशानी नहीं है, बस एक ही तो स्टेप बढ़ा था, तीनों साइड को जोड़ के 54 के बराबर ही तो लिखा था। एक की वैल्यू निकाल के यहां से तीनों की वैल्यू निकाल दी। पिछले जैसा क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। पिछले जैसा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बन चुका है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा, एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा। मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। समझिए बात को। परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, उसकी भुजाएं आप लोगों को दी गई हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। बेटा ये मीटर में है, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगी। वो मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो हेक्टामीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो कोई सा भी मीटर स्क्वायर हो सकता, कोई सा भी स्क्वायर हो सकता है। वॉल्यूम की यूनिट जो है हमेशा मेरे भाई क्यूबिक में आती है। ठीक है, क्यूबिक में आती है मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये पेरीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है तो आपके हिसाब से पेरीमीटर कितना बैठ रहा है यहां से? तो आप तीनों को जोड़ेंगे ना। पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग। अच्छा, मैं तीनों साइड का सम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 9 और 8 17, 17 और 7 24 हो जाएगा। मेरे हिसाब से पेरीमीटर 24 बैठ रहा है। उसने कितना दिया है? 72 दिया है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर आ चुकी है तो 7 पार्ट की वैल्यू 21 के बराबर, 8 पार्ट की वैल्यू 24 के बराबर, और 9 पार्ट की वैल्यू 27 के बराबर आ जाएगी। आ जाएगी क्या? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए एस कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 7 4 11 और एक 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 5, 2 7 हो जाएगा। 72 आया, जोड़ के इसको आधा किया तो कितना हो गया? 36 हो गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला 36 होगा। एस, एस माइनस ए, 36 में से 21 जाएगा 15 बचेगा। एस माइनस बी, 36 में से 24 जाएगा 12 बचेगा, और 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा। बस ये सॉल्व करना है आप लोगों को। 36 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई? 36 को 36 लिखा रहने दीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, 15 को लिख दीजिए 5 गुणा 3 लिख दीजिए, 12 को 12 लिखा रहने दीजिए जी, 9 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 12 तिया 36 का वर्गमूल 6 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। भाई साहब अकेले रह गए, जिनका कोई नहीं है उनका वर्गमूल है। जिनका कोई नहीं है वो वर्गमूल से बाहर कैसे आएंगे? जिनका कोई नहीं है ये वर्गमूल कह देता है उनका मैं हूं ना, मैं नहीं जाने दूंगा वर्गमूल के बाहर। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 12 तिया 36 का वर्गमूल 6 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इनका कोई नहीं है तो इनका वर्गमूल है, ये वर्गमूल के अंदर रहेंगे। ठीक है, 6 छंग 36 तिया 108√5 हो जाएगा। बताइए शुरू के 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो फटाफट बताइए। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो और छोटा मैं बता देता हूं।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन साइड को मानते हुए आप लोग जो है एरिया निकाल लो, इन साइड को मानते हुए आप एरिया निकाल लो, जो भी एरिया निकल के आए उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देना, आपके सामने जो है वो एक्चुअल एरिया आ जाएगा जितना आना चाहिए, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 3 है, तो जितना भी एरिया आपका यहां से निकल के आया है उसमें 3 की गुणा कर देना, उस पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्या बातें क्लियर हुई? बोलो, क्या बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा घबरा गए ना, घबराना मत, किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन चाहे पूरा बोर्ड भर दे, क्वेश्चन चाहे पूरा बोर्ड भर दे वो क्वेश्चन की लेंथ से, बस घबराना मत, क्वेश्चन को आसान बनाने का काम जो है वो मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट बताइए। देखिए, एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा यानी एस होता है, एस होता है, और भुजाओं के बीच का अंतर, यानी कि मेरे भाई क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब एस, और भुजाओं के बीच का अंतर यानी एस और भुजाओं के बीच का अंतर यानी एस माइनस ए। पहली भुजा ए है तो वो 20 दिया हुआ है, अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर एस माइनस बी कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर एस माइनस सी कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई साहब क्या दिमाग में आ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा ये बता दीजिए कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा दिमाग में आ रहा है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या हीरोन्स फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? बस जरूरत किस चीज की है? जरूरत है मेरे भाई एस की वैल्यू की निकालने की, वरना कोई नीड नहीं है। अब एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, बच्चा ध्यान से सुनना, अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, तीनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, तो ध्यान से सुनिए, एस 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 क्या हो जाएगा? 3s हो जाएगा, माइनस ए बी सी को जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 36 और 12 कितना हो गया? 48 हो गया। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एस जो निकलता है वो ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के आधा करना होता है। क्या ये बात आपके समझ में आई थी? तो आपने कहा बिल्कुल आई थी। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर इसकी जगह 2s लिख दूंगा तो मेरे प्यारे भाई 3s में से 2s जाएगा तो क्या s की वैल्यू 48 आपके सामने आ जाएगी? तो आपने कहा जी s की वैल्यू 48 मेरे सामने आ चुकी है। बस लगा दो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई। s कितना आया है? 48 आया है। 48 को क्या लिख सकता हूं? 16 गुणा 3। s माइनस ए कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 20 को क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 5। s माइनस बी कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। s माइनस सी कितना दिया हुआ है? 4 गुणा 3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 4 का वर्गमूल 1 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? रूट है भाई साहब। 5 रूट के अंदर रहेगा। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 चौक 192, रूट 5 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत समस्या हो तो। बेहतरीनों में से बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई साहब, बेहतरीनों में से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछ लिया है। फटाफट बताइए मेरे प्यारे भाई। बेटा जी दोबारा से समझ लो, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने कहा है त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर दिया है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप s होता है, पहली भुजा a है तो इन दोनों के बीच का अंतर 20 दिया है। s और b के बीच का अंतर 16 दिया है। s और c के बीच का अंतर 12 दिया है। अब आपसे
एरिया पूछा है, तो जब आपके सामने ये तीनों वैल्यूज दी गई हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू दी गई है, तो आपके दिमाग में एरिया का क्या फॉर्मूला आना चाहिए? एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला में आपको s की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो यही s की वैल्यू आ जाएगी। आज के बाद आपको यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद जब भी अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का डिफरेंस दिया हुआ हो तो उन तीनों साइड को जोड़ देना, आपके सामने s की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा s की वैल्यू तीनों को जोड़ के आ जाएगी। जैसे ही आपके सामने s आ गया, फॉर्मूला होता है s यानी कि 48 को लिख दिया, s माइनस ए यानी कि 20 को लिख दिया, s माइनस बी यानी कि 16 को लिख दिया, s माइनस सी यानी कि 12 को लिख दिया, फिर उन्हें तोड़ के बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा बेटा ये 35 नहीं है, ये 3s है, 3s है मेरे भाई। देखिए ना, s तीनों को जोड़ रहे हैं, s s s, 3s हो गया, बीच में माइनस लगा है। इन तीनों को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को जोड़ना ही पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर मतलब 2s होता है, अर्ध परिमाप का दुगना ही पेरीमीटर होता है। 3s में से 2s जाएगा, केवल s बचेगा और s की वैल्यू 48 है। अगर ये कार्यक्रम समझ में नहीं आया है तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि जब भी सेमी पेरीमीटर और भुजाओं के बीच का डिफरेंस दिया होगा तब मैं इन तीनों साइड को जोड़ दूंगा तो मेरे सामने s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तोड़ना कैसे है, अगर ये चीज दिमाग में नहीं आ रही है तो जिसका भी वर्गमूल आप लोग जानते हैं, लो तोड़ना भी सिखा देते हैं, क्या ही जाता है। लो अब इससे ज्यादा क्या ही बेसिक कराऊंगा आप लोगों को। आपने कहा जी एरिया का फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई ये होता है क्या? अच्छा मुझे बताइए s की वैल्यू कितनी आई है? आपने कहा 48। s माइनस ए कितना दिया हुआ है? आपने कहा 20। s माइनस बी कितना दिया हुआ है? आपने कहा 16। और s माइनस सी कितना दिया हुआ है? 12। अब आपको तोड़ना नहीं आता है, नहीं तोड़ना आता है तो आप ऐसे तोड़ो इस 48 को जिसमें कोई स्क्वायर भी हो। जैसे 48 को मैं तोड़ सकता हूं 16 गुणा 3। क्यों तोड़ा? क्योंकि 16 का वर्गमूल मुझे पता है, लिख दिया। 20 को मैंने ऐसे तोड़ा जिसमें कोई वर्गमूल भी हो, 5 गुणा 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल होता है, इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 12 को मैंने तोड़ दिया 4 गुणा 3 क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, ये मैं बाहर ले जाऊंगा। 16 का वर्गमूल 1 16 होगा, 2 4 का वर्गमूल 1 4 होगा, 2 3 का वर्गमूल 1 3 होगा और इसका वर्गमूल नहीं बना है, इसे 5 को अंदर ही रहने दो। तो 16 चौका 64 तिया 192 रूट 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त इसके बाद छठा क्वेश्चन आपके सामने ये बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है। ट्राइंगल पीक्यूआर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर। भाई साहब ये s माइनस ए है, अर्ध परिमाप s होता है, भुजा a होती है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी s माइनस ए दिया है, s माइनस बी दिया है और ये s माइनस सी दिया है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके अंदर s कैसे निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देना, बस वो s की वैल्यू आ जाएगी। 18 और 17 कितना होता है? 35 होता है। 35 और 5 40 और 20 60 हो जाएगा, तो s की वैल्यू 60 आ चुकी है। s 60 आ चुका है, s माइनस ए 18 है, s माइनस बी 17 है, s माइनस सी 25 है। तोड़ दो, जिस तरीके से टूटे उस तरीके से तोड़ दो, क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ जाएगा। मिलेंगे कल इसी क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, 5 बिल्कुल इसके जैसा ही था। कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि आज मैंने एडवांस पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। याद रखना जिस दिन क्लास छोड़ दी उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि आप क्लास को समझ पाएंगे या एडवांस समझ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन हर एक बच्चे से कहलवाऊंगा कि एडवांस उसके दिलो दिमाग में सेट बैठ चुका है। ओके, टाटा बाय बाय।